स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 7 का भूगोल का। ठीक है। चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है पर्यावरण। पर्यावरण उसी को कहेंगे जो हमारे आसपास दिखाई देते हैं, उसको पर्यावरण कहेंगे। ठीक है। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। पर्यावरण हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, ठीक है, जल जिसको कहते हैं, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। अब देखते हैं कि मानो जो है इसको क्या से बदलता है। ठीक है। जैसे कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है। पानी का पात्र पानी को पात्र में एकत्र किया जाता है। भोजन को बर्तन में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। ठीक है। कार का मिल कार मानव कार मिल कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। ठीक है। इस प्रकार से मानव प्रकृति को परिवर्तन कर देता है। ठीक है। आगे चलते हैं तो देखिए, पर्यावरण के तीन घटक हैं। पर्यावरण के तीन घटक हैं जो इस प्रकार हैं। पहला प्राकृतिक, दूसरा मानव निर्मित और तीसरा है मानव खुद। ठीक है। प्राकृतिक में जलमंडल आएगा, वायुमंडल, स्थलमंडल और जीवमंडल, यह है प्राकृतिक। और मानव निर्मित में है इमारत, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक, उद्योग, ये आएंगे मानव निर्मित में। और मानव में आएगा व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये मानव मानव में आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ देख लेते हैं। जीवीय। ठीक है। सजीव प्राणियों को का संसार, जैसे पादप और जंतु, इसको जीवीय कहेंगे। और अजीव उसको कहेंगे जो निर्जीव हो। ठीक है। जैसे स्थल हो गया। ठीक ना। तो हम लोग देखेंगे कि जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, ठीक है, स्थान, वस्तु एवं प्रकृति को हम क्या कहेंगे? पर्यावरण कहेंगे। हमारे चारों ओर जो पाए जाने वाले लोग होते हैं, स्थान होता है, वस्तुएं होती हैं और जो प्राकृतिक होती है उसको हम पर्यावरण कहेंगे। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है, मतलब मिला जुला हुआ है। ठीक है। यहाँ पे मानव निर्मित भी वस्तुएं रहती है और प्राकृतिक वस्तुएं भी रहती हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवीय एवं अजीवीय, जीवीय मतलब जो जीवित हो, अजीवीय मतलब जो निर्जीव हो, दोनों परिस्थितियाँ शामिल होती हैं। ठीक है। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं जो वो करते हैं, ठीक है, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं ही शामिल होती हैं। आगे देखेंगे प्राकृतिक पर्यावरण। ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण, इसमें हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। ठीक है। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं जयमंडल से आप तो परिचित ही होंगे। अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे पृथ्वी की ठोस परतें, ठीक है, पृथ्वी की ठोस पपटरी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। ठीक है। स्थलमंडल किसको कहेंगे? पृथ्वी की ठोस पटरी या कठोर ऊपरी परत को हम लोग स्थलमंडल कहेंगे। यह चट्टानों में खनिजों से बना होता है। ठोस पपटरी या कठोर ऊपरी परत किसके बना होता है? चट्टानों एवं खनिजों के बना होता है। एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। इसको हम क्या कहेंगे? स्थलमंडल कहेंगे। स्थलाकृति महाद्वीपों के अलावा सागर की सतह पर भी पाई जाती है। जैसे सतह के ऊपर पाई जाती है, वैसी सतह के मतलब सागर के अंदर भी पाई जाती है। देखिए, स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। स्थलमंडल वैसा क्षेत्र है जो हमें वन देता है, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि प्रदान करता है और पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। ठीक है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है, इससे खनिज भी निकाला जा सकता है। ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैव मंडल, ठीक है, ये जो किया गया है इसको जैव मंडल कहेंगे। इसमें क्या क्या आएगा? मानव बस्ती भी आएंगी, पहाड़ भी, नदी भी, मतलब ये जल भी। ठीक है। और जो सबसे ऊपर में है वायुमंडल, जिसमें केवल वायु है। और जलमंडल मतलब यह पानी वाला जो इलाका है उसको जलमंडल कहेंगे। स्थलमंडल जो भूमि वाला इलाका है उसको हम क्या कहेंगे? स्थलमंडल कहेंगे। और जो सारे जो मिलते हैं एक साथ उसको हम लोग कहेंगे जैव मंडल कहेंगे। ठीक है। देखिए, जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। ठीक है। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है।
ठीक है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। जल तो सभी के लिए आवश्यक है, ठीक है, चाहे वो मनुष्य है या जानवर हो, सभी के लिए आवश्यक है, ठीक है। पेड़ पौधों के लिए भी आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। जो पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई पतली परत है उसको हम लोग कहेंगे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर वायुमंडल को थामे रखता है। अब देखिए वायुमंडल कैसे पृथ्वी के चारों ओर रहता है, इसका बहुत कारण है, इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। यही जो है थामे रखता है वायुमंडल को अपने चारों ओर। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों की से हमारी रक्षा करता है, ठीक है। ये क्या करता है, झुलसाने वाली सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैस, धूल, कण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं, किसमें, वायु में, ठीक है। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। अब मौसम कैसे परिवर्तन होता है, जो वायुमंडल में कुछ परिवर्तन होते हैं तो मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन हो जाता है। अब देखेंगे पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब देखेंगे जैवमंडल, जैवमंडल में क्या क्या होंगे, पादप, पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर जैवमंडल का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, ठीक है। क्या क्या स्थल मिलेंगे, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे है परितंत्र क्या है, ठीक है। तो यहाँ कुछ दिया गया है। रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेसी ने आश्चर्य से कहा कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, मतलब बहुत ज़ोरों से वर्षा हो रही है, इसमें मुझे अपना केरल याद आ गया, ठीक है। तुम सबको आकर देखना चाहिए कैसे हरे भरे खेत एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाली हीरा ने आश्चर्य से कहा हमारे वहाँ वर्षा होती ही नहीं, हम तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नजर आती है, लेकिन वहाँ ओट भी तो नहीं है, रवि ने कहा। देखिए यहाँ पे सभी पेड़ पौधे, ठीक है, सॉरी यहाँ देखिए, हीरा ने कहा ऊँट तो मिलेंगे ही, जब तुम्हारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीटे भी देखने को मिलेंगी। रेगिस्तान में क्या क्या बहुत सारे जानवर रहते हैं, जैसे सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी रहते हैं। रवि हैरत में पड़ गया, मतलब परेशान हो गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पतियाँ, लोग के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न हैं, भिन्न क्यों हैं, क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? तो आइए जानते हैं, यही क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए बिल्कुल बिल्कुल बहुत संबंध है, ठीक है। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, ठीक है। हमें भोजन किससे मिलता है, पादप से मिलता है, और हमें बहुत ऐसी चीज़ हैं जो हमें पर्यावरण से लेनी पड़ती है। प्रायः वे दूसरे पर भी आश्रित होते हैं, ठीक है। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है, ठीक है। परितंत्र का निर्माण कैसे होता है, तो जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण का बीच का संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है। देखिए अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, ठीक है, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक परितंत्र हो सकता है। देखिए क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते थे वह भी एक परितंत्र बनता? तो बिल्कुल हाँ, बन सकता है। देखिए आगे देखेंगे मानवीय पर्यावरण, ठीक है। मानवीय पर्यावरण क्या है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, ठीक है, और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन कर देता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था, प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास के प्रकृति से उनकी आवश्यकता पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ती गई। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उन्हें परिवर्तन करने की कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशुपालन एवं अस्थायी जीवन जीना सीख लिया था। पहिया का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाए गए, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ, वाणिज्य का विकास हुआ, औद्योगिक क्रांति में बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया, परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ, सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार और सहज और द्रुत हो गया। अब देखिए कैसे उनका जो मानव है वो पर्यावरण में बदलाव किया। पहले तो
क्या था, प्रकृति के अनुरूप बन गए। ठीक है, उनका जीवन सरल था, कुछ भी चीज़ होता तो वो प्रकृति से उनकी आवश्यकता पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं भी बढ़ने लगी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उनके उनमें परिवर्तन के कई तरीके सीख लिए थे। उसने फसल उगाना सीख लिया था, पशु पालना सीख लिया था एवं अस्थायी जीवन जीना सीख लिया था। पहिया का आविष्कार हुआ, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, पहिया का आविष्कार हुआ। आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाए गए। ठीक है, जितना आवश्यकता था उतना से अधिक अन्न का क्या हुआ, उत्पादन किया गया। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, मतलब आदान प्रदान होने लगा। व्यापार आरंभ हुआ, मतलब शुरू हुआ, व्यापार का क्या शुरुआत हुई। वाणिज्य का विकास हुआ। ठीक है, औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया, मतलब फैक्ट्रियां लगाने लगे मानव। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ, मतलब यहाँ से वहाँ आना जाना क्या होगा, तेज गति से प्रारंभ हो गया, मतलब शुरू हो गया। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार और सहज और द्रुत हो गया, मतलब बहुत ही सुलभ और सरल हो गया। देखिए, क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। ठीक है, मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग कर सीखना चाहिए। ठीक है, क्या बोल रहा है कि प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। ठीक है, मानव को पर्यावरण के साथ समरसता, ठीक है, से रहना एवं उसका उपयोग करना सीखना चाहिए। अब देखिए, आज का लगता है आज यहीं पे ख़त्म होने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो आपको लाभदायक हुई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।